बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात यह है के साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, जब तक हम हक़ाइक़ से नजरें चुरा के खुद को धोखा देते रहेंगे तब तक ये धोखा हमें धोखा देता रहेगा। गैर यकीनी की फजा और सहम के आलम में एक बार फिर सियासी बिसात बिछाई जा रही है। अवामी दर्द रखने का नारा लगाने वाले शोबदेबाजियों और अदाकारियों के नए एडिशन लिए मार्केट में उतर चुके हैं। बदलते हुए रूप माजी के सभी अदवार का वो एक्शन रिप्ले है जिसकी कीमत चुकाते चुकाते कितनी ही नस्लें खाकालूद हुई और बच जाने वाले जिंदा दरगोर। इंतखाबी दंगल और नुमाइशी बड़कों समेत मौजूदा सियासी मंजरनामे पर नजर दौड़ाएं और नुक्ते मिलाएं तो हर सुरमा दूसरे को ललकारते हुए यही बड़क लगा रहा है कि आइंदा के मंजरनामे में फतह उसी का मुकद्दर और हुकूमत साजी उसके बगैर हरगिज मुमकिन न होगी। नाज़रीन, आज की बात यह है कि पीटीआई की विकटें गिरने का सिलसिला जारी है। नवाज शरीफ कल एहतसाब अदालत में पेश होंगे। आसिफ अली जरदारी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है, शफाफ इंतखाबात कराएगा। तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अगर इलेक्शन से पहले ही नताइज तय करने हैं तो इलेक्शन का कोई फायदा नहीं। सवाल यह है कि इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से पीपल्स पार्टी के बयानिए में तजाद क्यों है और क्या नून लीग इत्तेहादियों के बगैर हुकूमत बना सकती है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान वस्त और तवील मुद्दती मनसूबाबंदी को बहाल करे, आजादाना जांच को बढ़ाया जाए। IMF का हुकूमत पर 5 साला तरक्याती प्रोग्राम बहाल करने पर जोर। दूसरी तरफ PIA सोने की चिड़िया, सियासी भर्तियों से दिवालिया होने के दर पे PIA को अरबों रुपए के खसारे का सामना है। PIA के ज़ैली असासाजात की फरोख्त के अमल को तेज कर दिया गया। सवाल हमारा ये है कि मसाइल के हल के लिए अवाम दोस्त मनसूबाबंदी जरूरी क्यों और PIA के माली बहरान के असल जिम्मेदारान कौन, सियासतदान या फिर इंतजामिया। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे कि गजा शहर पर टैंकों का राज है। आसेब ज़दा सड़कें खंडरात का मंजर पेश करने लगी। हर तरफ मलबे के ढेर, टूटी फूटी इमारतें, तबाहशुदा गलियां, गजा धुंधले खाकों में तब्दील। बच्चों के आलमी दिन पर गजा में बच्चों का होलोकास्ट। चीन में सऊदीया समेत इस्लामी ममालिक यहाँ हम बैठा, गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सवाल ये है कि बात मुतालबात से आगे अमली इक़दामात तक क्यों नहीं बढ़ रही। इन तमाम टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, मोहम्मद आदिल साहब, नज़ीर लगारी साहब और हमें ज्वाइन करेंगे अमीर अब्बास साहब। मैं आपसे आगाज़ करूंगी। सलमान आबिद साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं इंतखाबात करीब आ रहे हैं, हर पार्टी अपना बयानिया लिए मार्केट में घूम रही है और अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो तजाद दिखाई दे रहा है बयानिए में। आसिफ अली जरदारी साहब ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है कि साफ और शफाफ इंतखाबात कराएगा, जबकि बिलावल भुट्टो साहब दूसरी जानिब तकाजा करते दिखाई दे रहे हैं कि मसाइल के हल के लिए ज़रूरी है कि शफाफ इंतखाबात करवाए जाएँ। क्या देखिए, एक ज़माने में बल्कि आज भी नवाज शरीफ के और शहबाज शरीफ के बयानिए में फ़र्क नज़र आता था। बड़ा भाई जो है वो जमहूरियत के साथ और पार्लियामान की बालादस्ती के नाम पे खड़े हो जाते थे और शहबाज शरीफ जो है वो छुप छुप के फ़ौजी क़यादतों से मुज़ाकरात किया करते थे, मामला तय किया करते थे। उस वक्त भी वो बैड कॉप और गुड कॉप वाला सिस्टम चल रहा था और ना नवाज शरीफ साहब को इस पर इतराज़ था कि शहबाज शरीफ साहब क्यों मिलते हैं, ना शहबाज शरीफ को कोई इतराज़ होता था कि वो जमहूरियत के नारे क्यों लगाते हैं। इसी तरीके से बिलावल भुट्टो साहब और जरदारी साहब के दरमियान भी जो मामला है, हक मचोली का खेल, एक ने अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब रखा हुआ है आसिफ अली जरदारी ने, और बिलावल साहब को वो क्योंकि नौजवान है तो वो समझते हैं कि उन्हें सियासी तकरीरें करने का पूरा हक हासिल होना चाहिए। लेकिन जो लोग पीपल्स पार्टी को जानते हैं वो जानते हैं कि आज भी डिसाइसिव पावर जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब है। और अगर आपने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ समझना हो तो बिलावल से ज़्यादा आपको आसिफ अली जरदारी के बयानात को अहमियत देनी चाहिए, वही मैटर करती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अब इंतखाबात जो हैं वो तो बराए नाम होने हैं, इसमें तो कोई अब शक शुबा रहा ही नहीं ना। आज के दिन तक एक जमात पर अमली तौर पर पाबंदी लगा दी गई, ना वो सियासी जलसा कर सकती है, ना सियासी जुलूस निकाल सकती है, ना इंतखाबी मुहिम चला सकती है, ना उसके कैंडिडेट जो हैं आज़ादाना बुनियादों पर बाहर निकल सकते हैं और ना वो इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले सकते हैं आज के दिन तक। और विकटें गिर भी रही हैं, विकटें भी जैसे गिर रही हैं। यानी जो अगवा शुदगान है वो एक ऐसी पार्टी के ड्राइंग रूम से बरामद होते हैं और वहाँ वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर रहे होते हैं। ये शानदार कारनामे पाकिस्तान के अंदर ही हो रहे हैं ना। तो ऐसे में अब इंतखाबात की क्या अहमियत है, मुझे बताइए ना। और अगर आप इन इंतखाबात को शफाफ इंतखाबात कहना चाहते हैं तो अपने दिल को तसल्ली देते रहें। और बिलावल साहब जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं वो भी इस तरह की गुफ्तगू तो नहीं कर रहे कि ये किस तरह का इंतखाब होना जा रहा है। तो सवाल ये है कि हमने तो अपने पूरे इंतखाबी निज़ाम को, अपने पूरे सियासी निज़ाम को, अपने पूरे जमहूरी निज़ाम को, अपने आइनी और कानूनी निज़ाम को मजाक बना दिया है।
और इस तरह के इलेक्शन, अब आप मुझे बताइए, आज मैं पढ़ रहा था कि दिसंबर के पहले हफ्ते में इंतखाबी शेड्यूल जारी होगा। अब 8 फरवरी की आपने डेट दी हुई है, ज़रा इसको मिलाएं, क्या आप बताइए 60 दिन बनते हैं? मैं तो अभी इलेक्शन के बारे में डाउटफुल हो गया हूँ। अब वो मुझ पर पाबंदी लगा दी है चीफ जस्टिस साहब ने, वरना मैं बोलता इस पर बहुत ज़्यादा। यानी आप मुझे बताइए, अगर 8 फरवरी को इलेक्शन करवाना है तो ये नवंबर के 3rd वीक में और 4th वीक में शेड्यूल आना चाहिए था ना, वो क्यों नहीं आ रहा? इसलिए देखिए बात ये है, और हम अभी भी सियासी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इलेक्शन अरेंजमेंट के अंदर लगे हुए हैं। सबको पता है किस तरीके से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में लोग जा रहे हैं, PMLN के अंदर जा रहे हैं, बाप कैसे गई है, 2 हिस्सों में तकसीम हुई है। तो ये सारा खेल जो है, ये तो इस वक्त इंतखाबात की जो सियासत है, शफाफियत वाली जो सियासत है, उसके बरक्स है। और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा पाकिस्तान में, माजी में भी ये खेल किसी ना किसी की हिमायत में और किसी ना किसी की मुखालफत में चलते रहे। यानी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने अपनी माजी की गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा, उन्हीं गलतियों पे दोबारा शिद्दत के साथ खड़े हुए हैं और बड़े ढटाई के साथ कह रहे हैं कि हमने यही काम को आगे लेकर चलना है। तो ऐसे में इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी, जमहूरियत की क्रेडिबिलिटी, सियासत की क्रेडिबिलिटी, आइन और कानून की क्या अहमियत रह जाती है? तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि बिलावल भुट्टो साहब जो कह रहे हैं कि वो जी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, इलेक्शन शफाफ होने चाहिए, उनको पता है कि बहुत सी बातें तय हो चुकी हैं। बहुत सी बातों के बारे में कहा जा रहा है कि जनाब अब तो एक जिसे कहते हैं कि खाना पूरी की एक्सरसाइज हो रही है। अब ये वोटर को किस तरह से राम करना है, ये वोटरों की तरफ थोड़ी देखा जा रहा है। बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो तो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देख रही है ना, एस्टैब्लिशमेंट से रिक्वेस्ट की जाती है। ये जो अभी लेवल प्लेइंग फील्ड की मुतालबा, ये किससे किया जा रहा है? आसिफ अली जरदारी साहब किससे बात कर रहे हैं? मुस्लिम लीग नून किससे बात कर रही है? तो ये सारी की सारी चीजें जाहिर करती हैं कि आपको भी पता है कि ताकत का मरकज कहाँ है। तो उन्हीं के साथ बात की जाएगी ना, उन्हीं से डिमांड की जाएगी, उन्हीं से मुतालबा करेंगे, उन्हीं से रिक्वेस्ट करेंगे, उन्हीं की मोहब्बत में गिरफ्तार होंगे, उन्हीं की सहूलतकारी हमें चाहिए इलेक्शन में जीतने के लिए। क्योंकि अवाम जो है उसको तो ना पहले कभी इतना एहतराम मिला है, ना आज कभी मिलने वाला है, ना आइंदा कभी मिलने के इम्कानात नजर आ रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि हमने अपना जो पूरा जमहूरी इंतखाबी निज़ाम है इसको ही तमाशा बना दिया। मैं इस पर अब इससे मजीद ज़्यादा क्या कह सकता हूँ? यानी हम अपने मुल्क के अंदर भी मजाक उड़ा रहे हैं और दुनिया में भी अपने इंतखाबात के नाम के ऊपर एक मजाक का खेल जारी है और दुनिया को बता रहे हैं कि हम किस तरीके से इंतखाबात कराते हैं और कैसे जमहूरी निज़ाम को चलाते हैं। ठीक है, अमीर अब्बास साहब, जिस तरह से अभी सलमान आबिद साहब भी बात कर रहे थे, आपको क्या लगता है, क्या वजह है जो ये तजाद है बयानिए में? आसिफ अली जरदारी साहब जो कह रहे हैं कि साफ और शफाफ इंतखाबात कराएगा इलेक्शन कमीशन, वो पूरे एतमाद है। दूसरी जानिब जो उनके साहिबजादे हैं वो तकाजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने चाहिए इलेक्शन कमीशन को। क्या माजरा? जी, ये अचानक ही दोनों बाप बेटा के बयानात में तजाद आ गया है। बिलावल आज भी नवाज शरीफ पर तनकीद कर रहे हैं, बिलावल आज भी जलसे में नौशहरा में कह रहे थे कि जी ये धांधली होने जा रही है और ये गलत हो रहा है और वो गलत हो रहा है। और जरदारी साहब ने अचानक ये कहना शुरू कर दिया कि जी हमें एतमाद है इलेक्शन कमीशन पे और हम समझते हैं मुल्क साफ शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है। तो ये गुड कॉप बैड कॉप खेलने की क्या जरूरत है जरदारी साहब को और बिलावल साहब को? आप अपने अंदर तो कम से कम हारमनी लेकर आए ना। अब इलेक्शन अगर हारेंगे तो फिर बाप ठीक होगा या बेटा ठीक होगा, और इलेक्शन जीतेंगे तो बाप ठीक होगा या बेटा ठीक होगा। तो आप मजीद कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप देखिए ना तो इन्होंने मोहसिन नकवी साहब के बारे में कोई बात की अभी तक। ये नवाज शरीफ साहब को टारगेट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ लाडला है, नवाज शरीफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, पंजाब में हमारे वर्कर्स के साथ ज्यादती हो रही है, हमारे काम नहीं हो रहे और नून लीग के काम हो रहे हैं। लेकिन मोहसिन नकवी का नाम लेते हुए इनके पर जलते हैं। एक दफा भी ना वालिद मोहतरम ने ना साहबजादे ने मोहसिन नकवी का नाम लिया हो। भाई अगर नवाज शरीफ को फेवर मिल रही है तो वो कौन दे रहा होगा? वो मोहसिन नकवी के हाथों से मिल रही होगी ना पंजाब में। पीछे भले कोई और हो, लेकिन सामने तो मोहसिन नकवी है ना, वो चीफ मिनिस्टर है, निगरान। तो ना मोहसिन नकवी का नाम ले रहे हैं, ना मोहसिन नकवी के पीछे किसी और का नाम ले रहे हैं। तो इन्होंने एक धुंध सी क्रिएट कर दी, एक डिजी सा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बना रहे हैं, चूंकि ये जानते हैं कि इनकी पंजाब में वो स्टैंडिंग नहीं है। और बल्कि वो तो पंजाब में नून लीग की बी टीम होने का इल्जाम लगाते रहे हैं। क्या फरमाया आपने? पीपल्स पार्टी कुछ अरसे कबल तो यही कह रही थी कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की बी टीम काम कर रही है इस वक्त। जी वही ना, निगरान हुकूमत को वो कह रहे थे ना कि बी टीम के तौर पे नून लीग के वो काम कर रही है। तो फिर नाम ले मोहसिन नकवी का, क्यों नाम नहीं लेते मोहसिन नकवी का? ना उनका नाम ले रहे हैं ना किसी और का नाम ले रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड में जो है वो उनके हक में ज्यादा है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ के रास्ते की तमाम रुकावटें दूर हो रही हैं और वो गैर फितरी तौर पर दूर होती नजर आ रही हैं। अगर यही
फितरी तौर पर दूर होती, ऑर्गेनिक तरीके से, इंडिजिनस तरीके से खत्म होती नजर आती तो शायद कोई एतराज ना करता। लेकिन जिस तरह चूंकि 8 फरवरी से पहले पहले सारा कुछ क्लियर करना है, अब कल फिर मियां साहब पेश हो रहे हैं अमन फील्ड अल अजीजिया में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आप देख लीजिएगा आज से 1.5-2 हफ्ते के बाद आप प्रोग्राम कर रही होंगी, उसमें आपका यही सवाल होगा कि नवाज शरीफ साहब को अल अजीजिया अमन फील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया गया है। तो ये चीज, इसमें उनका शिकवा बजाया है, लेकिन वो उस शिकवे में इबाम क्यों पैदा करते हैं? खुद दोनों बाप बेटा खुल के बात कर देना कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, और बाप की समत एक तरफ होगी या बेटे की समत एक तरफ होगी, दोनों का यकसर मुतजाद बयानिया हो गया ना। तो मैं समझता हूँ कि ये इससे ये अपनी सियासत को, और पहले इनकी जो तर्ज सियासत है पीपल्स पार्टी का, उसने ही पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। एक अच्छी मुनासिब जमात, मुनासिब नजरियात रखने वाली जमात, लेकिन तर्ज सियासत और तर्ज हुक्मरानी तो अब फिर उसी किस्म का एक गैर यकीनी किस्म का तर्ज सियासत इख्तियार कर रहे हैं। इस तरह अगर आप इलेक्शन में जाएंगे तो आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं अपने मुखालिफ सियासी जमातों का, जब आपका कोई बयानिया ही मुतमिन नहीं कर पाएगा लोगों को। ठीक है रजी साहब, जिस तरह से बिलावल भुट्टो साहब ये कहते हैं कि अगर इलेक्शन से पहले ही रिजल्ट तय करने हैं तो फिर इंतखाबात का कोई फ़ायदा नहीं है, और इन इंतखाबात पर अरबों रुपए खर्च करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर एक वज़ीर आज़म बन जाएगा तो दूसरा धांधली के इल्ज़ामात आयद करते हुए धरना दे देगा। तो क्या अगर ऐसा होता है तो पीपल्स पार्टी जो है, अगर मुस्लिम लीग नून से वज़ीर आज़म बन जाता है तो फिर क्या वो एहतजाज नहीं करेंगे, धरना नहीं देंगे, इंतखाबात जो हैं वो उनमें धांधली हुई है इसका इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे? देखिए, जो धरना देते हैं या धरना दिलवाते हैं उनका काम है, बल्कि मुझे इनकी जो स्पीच जब भी मैं सुनता हूँ बिलावल साहब की, तो मेरे कानों में वो गाना गूंजता है जो हमने सलमान आबद के बचपन में सुना हुआ है, और सलमान साहब उस वक्त ना VCR किराए पे लाया करते थे, और उसमें वो था कि सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, मैंने चुन लिया तू भी मुझे चुन ले। उनकी तकरीर सुन के तो मुझे पता नहीं ये गाना क्यों मेरे कानों में गूंजता हुआ महसूस होता है। ठीक है, वो जो है वो बेसिकली यही गुजारिश करते हुए पाए जाते कि किससे करते हैं वो। अब अमीर बादशाह भी बता सकते हैं कि वो गुजारिश किससे करते हैं। लेकिन उसमें ना जो बात है कि मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ने PTI से ये पॉलिटिकल गिमिक सीखा है, PMLN से ये पॉलिटिकल गिमिक सीखा है। PMLN में एक भाई जो है वो गुड कॉप होते थे, एक बैड कॉप होते थे, एक एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों में होते थे, दूसरे वोट की जो है वो उसके ऊपर वोट की हुर्मत के ऊपर ना अपनी पूरी सियासत कर रहे होते थे, और दोनों साइडों को वो रखते थे। तो हो सकता है उन्होंने भी बाप बेटे ने सोचा हो कि हम ये क्यों नहीं कर सकते। तो बिलावल साहब जो हैं एक फ्रंट के ऊपर अग्रेसिवली अटैक करते हैं, और जरदारी साहब जो हैं दूसरे फ्रंट के ऊपर ना बड़ा पोजेसिवली बल्कि पैसिवली उसको जो है वो टैकल करते हैं। तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकली बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है उनकी। उन्होंने एक कामयाब स्ट्रेटजी को फॉलो करने की कोशिश की है, जो कि माजी में कम अज़ कम उस पार्टी को 3 दफ़ा तो इक़्तिदार दिला चुकी है ना जी, तो चौथी दफ़ा के वो उम्मीदवार हैं। तो बिलावल साहब ने कहा कि ये स्ट्रेटजी हम अडाप्ट करके देखें, तो वो ये कर रहे हैं। इसको इसी पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो उनकी बातें समझ आएंगी, और वो ठीक कर रहे हैं अपनी सियासत को जिस तरह वो मुनासिब समझते हैं और जिस तरह वो स्ट्रेटजिकली लेके चल रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। नज़ीर लगारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि एक जेल में है तो दूसरा वो है जो कहता है कि बात हो गई है, 2/3 अक्सरियत हमारी है। क्या लगता है आपको, नून लीग इत्तेहादियों के बगैर हुकूमत बना सकेगी? देखिए, ये अभी चीज़ें वादे नहीं हैं। इलेक्शन को हमने एक बार मजाक बना दिया गया है, हमने नहीं बनाया है, बड़ा इलेक्शन को एक मजाक बना दिया गया है। और जब ये इलेक्टेबल्स का आना शुरू हुआ था तो उस वक्त से मजाक होना शुरू हो गया था कि जी इलेक्टेबल ही फैसला करेंगे, पार्टियां फैसला नहीं करेंगी, नजरियात फैसला नहीं करेंगे, तसव्वुरात फैसला नहीं करेंगे, आदर्श फैसला नहीं करेंगे, लोगों की ख्वाहिशें, लोगों के मुतालबात, बल्कि ये मुतालबात जो है इलेक्टेबल करेंगे। और इलेक्टेबल बाकायदा एक मंसूबे के तहत इलेक्टेबल्स का खेल खेला गया था। जी नज़ीर लगारी साहब। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये इलेक्टेबल्स का खेल जो है उसी ने आकर इलेक्शन के सारे के सारे अमल को मशकूक बना दिया है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि अगर वहाँ से
आपका प्रोटोकॉल शुरू हो जाता हो जब आप रवाना हो रहे हो, और जहां पहुंच रहे हो वहां भी आपका प्रोटोकॉल जारी हो, जहां आप मतलूब हैं वहां पर आप मकसूद बन जाते हैं, और जहां आपको जाना है वहां जाने की बजाय आप एक और जगह पहुंच जाते हैं, आप क्राउड के अंदर, जलसा आम के अंदर पहुंच जाते हैं, तो लोग सोचते हैं कि यार ये तो जेल की मखलूक थी, ये कहां से आ गई है। तो लोग सवाल उठाते हैं ना, ये सवाल तो हम उस वक्त से उठा रहे हैं जब से ये अमल शुरू हुआ है। ये कैसे होता है, अचानक कैसे हो जाता है? अच्छा, अचानक कल ये कैसे हो जाएगा, और कल कैसे हुआ था? ये कैसे हुआ था कि जब ये जेल भेजे जा रहे थे, जब इनके खिलाफ मुकदमात बन रहे थे, जब इंतहाई आला तरीन अदालत ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को मेरा ख्याल है कि उस तरह ख्याल नहीं रखा गया था आर्टिकल 10A का, जब नवाज शरीफ साहब को सजा दी जा रही थी, ताहयात नाहल करार दिया गया था, तो उस वक्त बहुत सी चीजें थी जो होनी थी नहीं हुई थी। बरह रास्त सुप्रीम कोर्ट ने और 5 रुकनी लार्जर बेंच ने पहले 2 अरकान ने नायल करार दिया, फिर एक JIT बनी, फिर और नायल करार दिया गया, 3 और मजीद जज साहबान नायल करार दिया, और फिर उसमें मारियो पुजो के नावल के भी हवाले दिए गए, और बड़ा सिसिलियन माफिया के पूरे का पूरा एक पस मंजर बयान किया गया, और उनको जोड़ दिया गया कि ये सब कुछ जो है वो मियां नवाज शरीफ है। फिर अचानक चीजें पलट गई, और हर चीज जो है वो दूसरी तरफ हो गई है, और वो उनकी सजाएं भी थी, वो हाई कोर्ट के अंदर उनकी वो भी मौजूद थी, अपीलें भी चल रही थी, लेकिन मंजरनामा बदल गया, और जो तख्त पर थे वो उनका धड़न तख्ता हो गया था, और जो जेलों में थे वो निकाल कर बाहर लाए गए, और जेलों से बाहर भेजे गए, फिर बाहर से लाए गए, और उनके साथ ये हो रहा है। तो ये सवाल पैदा हो रहे हैं ना कि ये सब कुछ ऐसे क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है। ठीक है मोहम्मद आदिल साहब, कल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अल अजीजिया एवनफील्ड रेफरेंस की अपीलों में एहतसाब अदालत में पेश होने जा रहे हैं। हालातों वाकयात को मद्देनजर रखते हुए क्या लग रहा है, रिलीफ मिल जाएगा कल? देखिए, अभी तो जो उसका मेरिट पे केस के दलाइल शुरू होने हैं, एवनफील्ड में तो ऑलरेडी मरियम नवाज और उनके दामाद जो है वो उनको बरी हो चुके हैं। तो नवाज शरीफ की जो एवनफील्ड में जो बरियत है वो तो लगता है कि हो जाएगी, और अदालत अब इससे पहले अपने फैसले में करार भी दे चुकी है, और नैब ये इकरार भी कर चुकी है कि वो जो कनेक्शन था एवनफील्ड के साथ वो नवाज शरीफ का वो साबित करने में कामयाब नहीं हो सकी। तो यकीनी तौर पर अब तो वैसे ही नैब ज़ेरे शफकत है, तो इस वजह से तो मामलात लगता यही है कि वो एवनफील्ड से बरी हो जाएंगे। दूसरा रह गया अल अजीजिया वाला, तो वो प्रोसेस है उसके ऊपर, और पंजाब हुकूमत ऑलरेडी उनकी सज़ा उसमें माफ़ कर चुकी है। वो उनके लिए उसमें भी कोई ऐसी कानूनी मुश्किल नहीं है, इलेक्शन लड़ने के लिए रास्ता तो उनका क्लियर हो चुका हुआ है। जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है, तो पाकिस्तान का तर्ज सियासत इसी तरह से है, चाहे वो बैड कॉप गुड कॉप की शक्ल में हो, चाहे कोई रेड लाइन लगा दी जाए, किसी को इन कर दिया जाए, किसी को आउट कर दिया जाए। तो ये जो आजकल बिलावल जिस चीज़ का शोर मचा रहे हैं वो इसी वजह से है कि जब तक आप शोर नहीं मचाएंगे उस वक्त तक आप जो पावर पॉलिटिक्स है उसमें से अपना शेयर नहीं ले सकते। यही वो नवाज शरीफ के हवाले से कहा जाता है कि गूंगा ही जानता है, गूंगे की माँ ही जानती है गूंगे की रमज़े। तो वो नवाज शरीफ चौथी दफ़ा उसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़के जो है वो दोबारा इक़्तिदार की तरफ गामज़न है। तो ये फार्मूला पीपल्स पार्टी को भी बड़ी अच्छी तरह इस चीज़ का अंदाज़ा है। तो उनके लिए जो इस वक्त कोशिश तो यही है कि जनूबी पंजाब उन्होंने कोशिश की थी, तो किसी ने एक गैर मरई सी कुव्वत ने रोक दिया इलेक्टेबल्स को आसिफ जरदारी से मिलने के लिए, और फिर उन्होंने बलोचिस्तान में कोशिश की तो बाप को भी उनसे दूर कर दिया गया। तो अब उनको तो बेसिकली सिंध की जो है वो परवाह है, कोशिश है कि वो जो सिंध उनके हाथ से ना निकल जाए। तो अब तो देखना है कि नवाज शरीफ जब सिंध की तरफ गामजन होंगे तो कितने इलेक्टेबल्स जो है वो सिंध से उनकी तरफ रुख करते हैं। तो इस वक्त जो आसिफ जरदारी हों चाहे बिलावल भुट्टो हों, उनके लिए सिंध गवर्नमेंट बचाना इस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो इसीलिए प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, चाहे वो बिलावल से तकरीरें करवा रहे हैं ताकि कोई रास्ता उनके लिए निकल सके, जो कम अज़ कम अगर वफाक में कोई उनको ना मिले, लेकिन सिंध हुकूमत जो तीसरी दफ़ा वो चाहते हैं कि वो फिर उनके पास आ जाए। तो ये पाकिस्तान की सियासत में इसी तरह होता है और इसी तरह होता रहेगा। ये कोई नई चीज़ नहीं है। लगारी साहब इलेक्टेबल्स की बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान में कौन सा ऐसा मौका है जब ये इस तरह नहीं हुआ। इलेक्शन से पहले ये वही
जो इलेक्टेबल्स हैं जो इधर उधर होते हैं और वो ही हुकूमतों में हर बार अपना किरदार अदा करते हैं, आदिल भाई, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सियासत जो है वो इतनी। आदिल भाई, ये आपके दाएं बाएं से मुझे कोई रेफरेंस उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ यूं करके इधर जा रहा है, क्यों करके इधर जा रहा है, क्या बना है रेफरेंसेस का? रेफरेंस तो आपको पता है कि वो एक तो चला गया है और दूसरे पे अभी बहस जारी है, उसमें तो काफी लंबे चौड़े उन्होंने वकील कर लिए हैं, आप बड़े हैवी वेट किस्म के। तो आप देखना है वो अदलिया में जो है वो जो एक तकसीम थी वो बड़ी वाज़ेह है, और उसमें जो है वो क्या कहते हैं, आप देखते हैं आज ख्वाजा हारिस ने जो है उसके कमीशन के सामने अपने मौक़िफ़ रखा है, तो वो कोई इतना आसान नहीं है। और एक पहली एक मिसाल सेट हुई भी है काजी फाइज ईसा के मामले में, तो जस्टिस मज़ाहिब के लिए इतना आसान नहीं होगा उनको इस तरह से क्लीन चिट मिलने में भी और उनको इस मंजर से आउट करने में भी। ये तो अभी काफ़ी लंबा मामला चलेगा और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। ठीक है जी, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे आईएमएफ का हुकूमत पर 5 साला तरक्याती प्रोग्राम बहाल करने पर जोर, और आईएमएफ ये कहता है कि पाकिस्तान वस्त और तवील मुद्दती मनसूबाबंदी को बहाल करे। आईएमएफ डू मोर का मुतालबा कर रहा है, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आईएमएफ ने पाकिस्तान के 2018 में 11वें 5 साला मनसूबा छोड़ने के फैसले पर हुकूमत को मशवरा दिया है कि वो वस्त और तवील मुद्दती मनसूबाबंदी को बहाल करे, जिसमें मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक मनसूबों को भी हिस्सा बनाया जाए। अमीर अब्बास साहब क्या कहेंगे? आईएमएफ का मुतालबा फिर से डू मोर का सामने आया है और आज़ादाना जांच को बढ़ाया जाए, ये भी कहा गया है। आपको क्या लगता है, अवामी मसाइल के हल के लिए अवाम दोस्त मनसूबाबंदी इंतहाई ज़रूरी है? देखिए, आईएमएफ से एक तो अभी $70 करोड़ और इसके बाद मजीद, चूंकि वजीर खजाना खुद फरमा रही है कि $7 अरब का एक और पैकेज लेना पड़ेगा, तो आने वाली हुकूमत चाहे नवाज शरीफ साहब की हो या किसी की भी हुकूमत हो, तो आईएमएफ के पास तो जाना पड़ेगा। और यही रविश चली आ रही है। आईएमएफ के चंगुल में आप ऐसे फंसे हैं कि वो जिसे कहते हैं कि हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा रखे हैं, अब बताओ किस धागे को जुदा किससे करें। एक ऐसा गुंजल है पाकिस्तानी माशी निजाम का कि आपको कोई हल ही सुझाई नहीं दे रहा। आपके पास एक्सपोर्ट्स होनी चाहिए थी इंपोर्ट से ज्यादा, जो नहीं हो पा रही हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का 40-45 अरब डॉलर का फर्क है, वो कैसे पता करेंगे आप रेमिटेंस के ऊपर मुल्क चलाते थे, वो रेमिटेंस भी स्टैग्नेंट है, वो भी ऐसा नहीं है कि अचानक कोई 70-80 अरब डॉलर पर पहुंच गई हो, वो भी मुश्किल से 25-30-35 अरब डॉलर पर रहती हैं। फिर आप उधार लेके सऊदी अरब से, यूएई से, चीन से पैसे लेके अपने अकाउंट्स में रखवाते हैं ताकि आपका अकाउंट भरा भरा नजर आए। ये कब तक चल सकता है? चौथी चीज है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या इस किस्म के जो मालियाती इदारे हैं वो आपको कर्ज की मै देते हैं, वो भी कामयाब नहीं हो पा रहा। तो आपको इस गर्दाब से, इस मुआशी निजाम से निकलने के लिए जिसमें आप फंसे हुए हैं और आप आईएमएफ की वजह से सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं, और फिर आईएमएफ आपके बिजली के बिल तय करता है, आईएमएफ आपके गैस के बिल तय करता है, आईएमएफ आपके ऊपर टैक्सेशन का इजाफा करने का बोझ डालता है, तो ये कब तक चलेगा? अब ये तो चले निगरान हुकूमत है, ये तो बहुत ज्यादा इकदाम नहीं कर सकती होगी, हम चले इनको शक का फायदा देते हैं। इससे पहले जो 16 माह की हुकूमत थी, उससे पहले 3.25 साल की इमरान खान की हुकूमत, उससे पहले, और अब आने वाली हुकूमत मियां साहब की, तो मईशत के लिए जिस बड़े पैमाने पे आपको इकदाम करने की जरूरत थी वो तो ना हुए, और मैं कोई खुशगुमानी भी नहीं रखूंगा इस बारे में कि वो शायद अगले 5 साल में भी होते हुए नजर आएंगे, जिसकी भी हुकूमत आए। अच्छा। क्योंकि उसके लिए जो सख्त फैसले करने थे और जिस किस्म की लीडरशिप का विजन होना चाहिए था कि आपने अपने आप पैसा कैसे पैदा करना है और आपने अपने वसाइल को कैसे एक्सप्लॉइट करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैसे नीचे लेकर आना है, एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे बढ़ाना है, ये काम नहीं हो पा रहा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उस मुल्क में नहीं आती है जिस मुल्क में दहशतगर्दी भी हो, जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम भी हो। एक तरीका था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का 5 महीने हो चुके हैं आपके एसआईएफसी को बने हुए, हम रोजाना खबरें सुनते हैं जी $30 अरब आ रहे हैं। नहीं जी, इस दफा $50 अरब आ रहे हैं। अच्छा, $75 अरब तक पहुंचा दिया एसआईएफसी की इन्वेस्टमेंट को। कभी सोचा है कि $75 अरब होता क्या है? ये खबरें लगवाने वाले या लगाने वालों ने कभी देखा है कि $75 अरब जिसको कहते हैं एसआईएफसी, $75 अरब आ रहा है? 5 महीने हो गए एसआईएफसी को, $75 नहीं आ सके अभी तक। तो ये बड़ा मुश्किल मसला है। रिजवान रजी साहब इकोनॉमी के बहुत जबरदस्त
रिपोर्टर रह चुके हैं, मजीद आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। मुझे तो कोई उम्मीद पाकिस्तान की मौजूदा सियासी जमातों के पास हल की सूरत में नजर नहीं आती है कि ये कैसे पाकिस्तान को इस मुआशी भंवर से निकालेंगे। ठीक है, रजी साहब रोशनी डालें IMF के इस डू मोर मुतालबे पर। देखिए, मैं इससे पहले एक बात की तरफ आपकी निशानदेही कर दूं कि हमारे यहाँ से जो सरकारी मुलाजमीन रिटायर हुए हैं और जाके बैरून मुल्क जा बसे हैं, उनको जो सालाना पेंशन है वो हम $200 मिलियन अदा करते हैं। आप अंदाज़ा फरमाएं कि वो उन्होंने अपनी पेंशन डॉलर्स में कन्वर्ट कर ली हुई है। ये सेनेटर मुश्ताक साहब हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के, उन्होंने आज सेनेट के अंदर ये करारदाद पेश की है कि देखिए, जब कौम को डॉलर्स की ज़रूरत है, $1 के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये $200 मिलियन जो है, हमने कहे भाई आपने यहाँ पे जॉब की है, आप रुपये के अंदर पेंशन लें, हम आपको डॉलर्स में नहीं दे सकते। एनी हाउ, देखिए ये जो 5 साला मंसूबा है, इसकी गूंज हमने उस वक्त सुनी जब हम नए मुआशी रिपोर्टिंग के अंदर आए थे। और ये 5 साला मंसूबा जो है, ये 60s के अंदर जब हम इंटरनेशनल अदारों के हत्थे चढ़े थे बड़ी बुरी तरह से, उस वक्त से पाकिस्तान 5 साला मंसूबा पे चल रहा था। अच्छा, भारत ने अपनी मईशत को फास्ट ट्रैक पे लाने के लिए नरसिम्हा राव के बाद ये 5 साला मंसूबे तर्क कर दिया था। ये हमने भी हमसाये को देख के अपना मुंह लाल कर लिया और ये मंसूबा साजी तर्क कर दी, यानी कि लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म की मंसूबा साजी हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। इत्थे पुल बना दो, इत्थे ट्रेन चला दो विदाउट थिंकिंग कि ये शहर के ओवरऑल हुसन के ऊपर और ये उसकी जो है हालात अपना एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेगा, ये ऑब्जर्व किए बगैर हमारे यहाँ इस तरह की प्लानिंग हो रही है। IMF की तजवीज़ को बुरी नहीं है कि भाईजान आप अपनी मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म की बात करें। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के पूरे सिस्टम के अंदर स्पेंडिंग की और पॉजिटिव स्पेंडिंग की मैं बात कर रहा हूँ। करप्शन तो बड़ी आसानी से हो जाएगी, शाम से पहले हम $10 बिलियन एक्सपेंड कर लेंगे। यानी अगर हम CPEC को कैलकुलेट करें तो 3 साल के अंदर तकरीबन $26 बिलियन पाकिस्तान की मईशत में आए, यानी कि तकरीबन कोई 8-8.5 अरब 3 सालों में हमारी मईशत में आए। और हमारी मईशत जो थी वो चोक हो गई और हम 5% प्लस की ग्रोथ पे चले गए। और वो वजह क्या थी? वजह ये थी कि हमारे यहाँ वो बेस ही नहीं है जो किसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को वेलकम कर सके। हमारे यहाँ वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं है कि जो मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यू एडिशन के अंदर हम एम्प्लॉय कर सकें। मैं एक चाइनीज़ इन्वेस्टर से मिला जो यहाँ पे गारमेंट की इंडस्ट्री लगा रहा था। उसने कहा मैं रोज़ाना 300 लोगों का टेस्ट लेता हूँ और मुश्किल से उसमें 7 लोग जो हैं, 7 से 8 लोग पास करते हैं वो टेस्ट। और आप इससे अंदाज़ा, और वो बेसिक स्टिचिंग का उसने यूनिट लगाना था और 5000 मशीनें वो गलती से ले आया था और 2 साल तक वो रोज़ाना टेस्ट ही लेता रहा है। फिर उसने अपनी खुद ट्रेनिंग खोली कि हम लोगों को ट्रेन करके तो करेंगे। लोग उनसे ट्रेनिंग लेके साथ वाली फैक्ट्री में जाके काम करना शुरू कर देते थे। हमारे यहाँ प्रोफेशनलिज्म का तो ये हाल है। इस माइंडसेट के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर कोई फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आएगा। ना हमने अपनी ह्यूमन रिसोर्स को हुनरमंद किया है, ना उनके रवैये बेहतर किए हैं। आप गल्फ UAE में चले जाइए, सऊदी अरब में चले जाइए, सबसे बुरे रवैये वाली जो लेबर होगी वो पाकिस्तानी लेबर होगी। सबसे कम वेजेस पे काम कर रहे होंगे, सबसे ज़्यादा अनस्किल्ड होंगे और दूसरे लोग जो हैं इनसे बहुत कम मेहनत में ज़्यादा स्किल्स लेके आए होंगे, झूठी सच्ची जो भी वो सर्टिफिकेट बनवा के आ जाते हैं और उसके नतीजे में इनसे डबल सैलरीज ले रहे होते हैं। और पहले होता था कि बांग्लादेशी जो हैं वो पाकिस्तानियों से कम तनख्वाह पे भी राज़ी हो जाते हैं, अब उनकी भी तनख्वाहें पाकिस्तानियों से बढ़ गई हैं। तो ये पूरी एक नेशनल थिंकिंग जो है, कौमी सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है। ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नज़ीर लगारी साहब, दूसरी जानिब अगर बात करें PIA की तो अरबों रुपए के खसारे का सामना है और अब PIA के जो ज़ैली असासाजात की जो फ़रोख्त का अमल है उसे भी तेज़ कर दिया गया है। आप क्या समझते हैं PIA के माली बहरान के असल जिम्मेदारान कौन हैं, सियासतदान या फिर इंतज़ामिया? सब जिम्मेदार हैं और सब ने मिलकर है। पहले ये होता है कि जब आपके पास असासे होते हैं, यही असासे थे जो दुनिया में अपनी एक हैसियत भी रखते थे और उनकी कद्र भी थी। फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता ये जो प्राइवेटाइजेशन के अमल का हिस्सा बनने के लिए और उसमें से अपने वारे न्यारे करने के लिए
सिर्फ ये PIA नहीं, या ये जो अभी और ज़्यादा नुकसान में जा रहे हैं स्टील मिल और रेलवे नहीं, इसके अलावा जो कुछ प्राइवेटाइज किया गया उसके अंदर भी यही किया गया है कि वो शफाफ नहीं था। एक एक इदारा जो किया गया है उसमें करोड़ों के नहीं अरबों के घपले हुए हैं, बहुत बड़े घपले हुए हैं। बाद घपलों की तफसीलात हमें मालूम हुई थी तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे कि किस तरह चीज़ों की है। उसके लिए भी लोग ये करते हैं कि जनाब ये चीज़ है, उसकी तारीफ करते हैं, देखें मैं ये चीज़ बेचने आया हूँ, इसमें ये खूबी है, ये खूबी है, ये खूबी है। हम उससे पहले माहौल बनाते हैं, इसमें ये खराबी है, ये खराबी है, ये खराबी है। और ये कि हमारे पायलट जो हैं वो जाली डिग्रियां लेकर बैठे हुए हैं और हमारे जो इंजीनियर हैं वो भी बेकार हैं। और उसके बाद हमारे जो जहाज है ये कि हम खुद ही सस्ते दामों खरीद लें, फिर यही होता है ना, खरीदार भी खुद ही है ना। ऐसे बहुत से और इदारे जो बेचे गए हैं उन इदारों के बारे में तो देखें ना कि क्या हुआ है मुल्क के अंदर, कौन थे जिन्होंने ये सब इदारे खरीदे थे। और मुल्क के इन इदारों को खरीदने वालों ने पाकिस्तान की इकोनॉमी में अपना कितना हिस्सा डाला। आपका ख्याल है कि PIA को बेचने के बाद आपकी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी, या रेलवे से जान छुड़ाने के बाद आपके जो हैं जो मुश्किलात हैं माली वो खत्म हो जाएंगी। आपने इतने इदारे बेच डाले, बैंक बेच डाले, आपने सारा कुछ बेच डाला, उसके बाद आपकी इकोनॉमी को क्या मिला? अच्छा, फिर आप जो डॉलर का हम रोना रोते रहते हैं, ये डॉलर की जो यहाँ से मुल्क से बाहर जाने का अमल था, ये चोरी चकारी का, ये स्मगलिंग का, ये कैसे जो है आपने अब तक बर्दाश्त किए रखा। और ये 2-3 महीने पहले जो अमल शुरू हुआ है उस अमल की वजह से जो आपका इस्तेहकाम आता दिखाई दिया वो एक नुमाइश बनकर रह गया। उसके बाद क्या हुआ है, कौन से लोग पकड़े गए, हमें बताया ना किन ने क्या हुआ था। रिमिटेंसेस जो लाते थे हमने देखा है कि वो जलील हो रहे थे, जो पैसे लाते थे और जो अपने यहाँ पाकिस्तान को एक रेमिटेंसेस लाने वाले जो है मनी एक्सचेंज वाले ने एक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, एक जमाने के चीफ जस्टिस को, उनकी बीवी ने खत लिखा था कि हम पाकिस्तान के खजाने में $6 बिलियन के रेमिटेंसेस लाएंगे। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, वो सारे केस का अगर बहुत दिलचस्प केस है, बहुत उसकी स्टडी की जाए तो बहुत बड़ा केस है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान का हुआ। अच्छा, एक इदारा आपके मुल्क के अंदर एक साल में 2014 में $350 मिलियन की एक्सपोर्ट्स करता है और आप उसकी गर्दन पकड़ देते हैं, लिटा देते हैं कि खबरदार आइंदा तुमने ये काम किया तो तुम्हें ऐसी तैसी कर देंगे। आपके पास मुझे खुद मालूम है कि बरसात में जाकर एक वो कॉन्फ्रेंस की गई, इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की गई, और जब इन्वेस्टमेंट वो वादे शुरू हुए तो एक साहब बड़े भाग कर, वो पाकिस्तानी थे, कश्मीरी दोस्त हैं हमारे, अब भी वो दोस्त हैं हमारे, वो बड़े इन्वेस्टर तलाश कर लाए और शाम तक उन्होंने $600 मिलियन के वादे ले लिए और कहा कि जनाब अब हम तैयार हैं, बिल्कुल कमर बस्ता हो चुके हैं। तो उस वक्त के वजीर खजाना, बहुत मशहूर वजीर खजाना थे, और उन्होंने कहा कि जनाब इसमें सब तय ये करो कि हमारा कमीशन क्या होगा। ये बिल्कुल ऐसा हुआ था। जब आप डॉलर के साथ इस तरह का काम करेंगे तो डॉलर आपके पास कैसे आएगा? 600 मिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट आ रहा था, जो इस बात पर फिर वो खुदा का शुक्र अदा किया कि हुकूमत खत्म हो गई, वरना तो उस मुसीबत में पड़ा हुआ था कि रोजाना वजीर खजाना उससे पूछते थे भाई हमारे कमीशन का क्या हुआ। 600 मिलियन की इन्वेस्टमेंट तो होगी, लेकिन हमारे कमीशन का क्या हुआ ये पूछते हैं। अनफॉर्चुनेटली नज़ीर लगारी साहब ऐसा ही होता आ रहा है कब से पाकिस्तान में। तो मोहम्मद आदिल साहब, आपके ख्याल में कौन जिम्मेदार है? ये जो PIA का माली बहरान है, सियासतदान या फिर इंतजामिया? देखिए, इसमें जिम्मेदार तो यकीनी तौर पे जो सियासी भर्तियां हैं PIA के अंदर, वो इसकी जिम्मेदार हैं। जो पिछला नवाज शरीफ का टेन्योर था 2000, जो पिछला टेन्योर था, उन्होंने उस दौर में कोशिश की थी कि PIA के पैरेलल एक नई एयरलाइन खड़ी की जाए, क्योंकि उस टाइम भी ये ख्याल था कि बजाय इसके कि PIA को दुरुस्त किया जाए, इसके बजाय एक नई एयरलाइन खड़ी कर दी जाए और उसके बाद PIA की निचकारी कर दी जाए। तो वो नाकाम हो गया था सिर्फ इसी वजह से, एक तो इसमें पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ट हुआ और फिर एहतजाज की वजह से जो गो स्लो पायलट्स ने किया और उसकी वजह से फ़्लाइट्स ऑपरेशन मुतासर हुआ। हमारी हुकूमतें जो हैं वो सियासी होती हैं और वो ब्लैकमेल होती हैं इस तरह के सूरत हाल में, तो यही हुआ था जिसकी वजह से वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया था। तो मसला जो सबसे बड़ा है एक तो ये है, दूसरा पॉलिसीज़ का तसलसल है। IMF जो मुतालबात कर रहा है वो नए नहीं है, वो काफ़ी अरसे से यही कर रहा है। हमारी जो ये 5-6 जो मुर्दा जो इदारे हैं वो हमें दीमक की तरह चाट रहे हैं।
हर कोई जो है वो उसमें जो है अरबों रुपए जो है इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, लेकिन उसका कोई हासिल वसूल नहीं है। एक तो इनकी जब तक हम इनसे जान नहीं छुड़ाएंगे, जब तक हम अपनी मजबूत पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान के मसाइल तो बहुत मुश्किल है। और दूसरा देखें कि आप अपने खित्ते में नज़र डालें ना, जब तक आपकी हुकूमतों में तसलसल नहीं होगा, पॉलिसी में तसलसल नहीं होगा, पाकिस्तान में माशी इस्तेकाम नहीं आएगा। आप इंडिया की मिसाल ले लें, बीजेपी पिछले एक दहाई से जो है वो इक़्तिदार में है और वो वहाँ पे कंटिन्यूटी है पॉलिसीज़ की। आप चाइना की तरफ देख लें, आप रशिया की तरफ देख लें, और जो जिन ममालिक के अंदर माशी बेहतरी आई है वहाँ पे चीज़ें हमने तसलसल के साथ देखी हैं। पॉलिसी में कंटिन्यूटी होती है तो फिर ही बेहतरी होती है। पाकिस्तान में हर 2 साल के बाद 3 साल के बाद जो है वो मिजाज भी बदल जाते हैं और उसके बाद हुकूमतें भी बदल जाती हैं, चेहरे बदल जाते हैं। तो यहाँ पे जब तक हम पॉलिटिकली चीजों को बेहतर नहीं करेंगे, पाकिस्तान इसी तरह जो है वो जो है ख्वार होता रहेगा और हम और आप इस सारी मुश्किलात को फेस करते हुए दिखाई। बिल्कुल ठीक है सलमान आबिद साहब, जिस तरह से मोहम्मद आदिल साहब कह रहे हैं कि पॉलिसीज का तसलसल और मजबूत पॉलिसीज का होना बहुत ज़रूरी है ताकि मुआशी इस्तेहकाम आ सके, आपको क्या लगता है कि अवामी मसाइल के हल के लिए अवाम दोस्त मनसूबाबंदी ज़्यादा ज़रूरी है? पता नहीं किस रोमांस की हम गुफ्तगू करते हैं कि जी अवाम दोस्त यहाँ है कौन? देखिए, पाकिस्तान की जो माशी पॉलिसियाँ थी उससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हुआ, उससे रियासत पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हुआ, उससे आम आदमी को कितना फ़ायदा हुआ, ये सवाल बिल्कुल जिसे कहते हैं इसको उलट कर लें तो इस मुल्क की रूलिंग एलीट को जितना फ़ायदा पाकिस्तान की माशी पॉलिसियों से हुआ है उसका अंदाज़ा हमें नहीं है। अभी जो नज़ीर लुगारी साहब कह रहे थे, रिजवान रज़ी साहब, अमीर अब्बास साहब, आदिल साहब, कि एक क्लब है, उस रूलिंग एलीट क्लब ने अपने मफादात को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान की माशी पॉलिसियों से खेला है। और ये क्यों एक तवील मुद्दती मनसूबाबंदी करेंगे? ये तो शॉर्ट पीरियड के आने वाले लोग हैं, उस शॉर्ट पीरियड में इन्होंने इतना पैसा इकट्ठा करना है जिसको मुल्क से बाहर भेजा जा सके। अब आप देखिए ना, किसी की भी माशी पॉलिसी उठा लें, इन्होंने कहाँ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, कहाँ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किए हैं, कहाँ टैक्सेशन की रिफॉर्म्स किए हैं, कहाँ इन्होंने लीगल रिफॉर्म्स किए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं? नहीं, क्योंकि ये तो दुश्मन है रिफॉर्म्स के, क्योंकि रिफॉर्म्स होंगी तो ये रूलिंग एलीट अकाउंटेबल हो जाएगा, उसके लिए ये तैयार नहीं है। तो IMF कहता रहे, उसको बेवकूफ़ बनाने के इनके पास 200 तरीके हैं, इनको और बड़े इदारों को बेवकूफ़ बनाने के 200 तरीके हैं। इनका एक ही पॉइंट एजेंडा होता है कि हम अपने मफादात को, अपनी जेबों को किस तरह भरें। उसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, उसमें सियासतदान भी शामिल है, उसमें और ताकतवर तबकात को भी शामिल कर ले, सब इस खेल का हिस्सा है ना। तो जब आपने खेल ये बना लिया है कि पाकिस्तान के अंदर से लूटमार करनी है और बाहर की दुनिया में जाकर अपने पैसे जमा करने हैं, बैंकों के अंदर प्रॉपर्टियां खरीदनी है, कारोबार करना है, तो फिर आप इस मुल्क की मईशत को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं? इस मईशत को दुरुस्त करने के लिए जो कड़वे फैसले करने हैं, जो सख्तगीर रिफॉर्म्स करनी है, जो बड़े बड़े फैसले करने हैं, उसके लिए तो आप तैयार नहीं है। आपको लगता है कि इस तरह के फैसलों पे अमल करने से हम एक खुद कुछ हमला अपने ऊपर करेंगे, अपने मफादात पे करेंगे, तो वो तो नहीं करेंगे। इस मुल्क का सनतकार हो, इस मुल्क का ताजिर हो, इस मुल्क के और जितने लोग कारोबार से जुड़े हुए अफराद हैं, वो हुकूमत को अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की सूरत में फंड्स देते हैं, उनकी पार्टियों को देते हैं, इसलिए कि आप इक्तिदार में आके ऐसी पॉलिसी लाएंगे जो आपके मफादात के साथ साथ हमारे मफादात को भी सपोर्ट करेंगे। यही वो बुनियादी इतराज है जो इस वक्त दुनिया के इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पे उठाते हैं कि आप जिस तरीके से एक एडवेंचरस किस्म की इकोनॉमी चलाने की कोशिश कर रहे हैं और ख्याल ये करते हैं कि बाहर से जो पैसा आएगा इससे हम अपनी मईशत संभाल सकेंगे, वो ना मईशत संभलती है, ना ये मुल्क संभल रहा है। अलबत्ता आपकी जायदादें जो हैं वो बहुत ज्यादा आगे चलेगी। बिल्कुल ठीक बात यही है कि जी एक छोटी सी बात, पाकिस्तान का हर शोबा 10 बिलियन का लेवल क्रॉस कर गया है। हेल्थ, एजुकेशन, ये 2 बड़े कमर्शियल सेक्टर बन चुके हैं, 3-3 हजार अरब रुपए की मईशत के। तो आप सोचिए कि हमारा तबका शराफिया जिसने ये तीनों चीज़ें ओन कर रखी हैं, वो कैसे अलाउ कर दे कि आप उनके बिजनेस पे लात मार दें। बस मैंने इतना ही कहना था। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। पॉलिसीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो पॉलिसीज़ मजबूत भी होनी चाहिए और पॉलिसीज़ में तसलसल भी रहना चाहिए। इसी सूरत में मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है, इसके बगैर नहीं। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे। गजा पर इसराइली जारियत का 45वां रोज़ है। गजा के 23 लाख अफराद पानी, खाने और ईंधन से महरूम हैं और आसेब ज़दा सड़कें खंडरात का मंजर पेश करने लगी। तो बात करते हैं। मेरे बाल आपकी तरह घने और मजबूत कैसे होंगे? इधर आओ।
मेरी तरह बालों। वेलकम बैक नाजरीन। गजा पर इसराइली जारियत का 45वां रोज है। गजा शहर पर टैंकों का राज है, हर तरफ मलबे के ढेर, टूटी फूटी इमारतें, तबाहशुदा गलियां। गजा धुंधले खाकों में तब्दील हो चुका और बच्चों के आलमी दिन पर गजा में बच्चों का हॉलोकॉस्ट। इसराइली मजालिम और मगरबी ममालिक का दोहरा रवैया ये है कि इंसानियत के लिए लम्हा फिक्रिया है। चीन में सऊदीया समेत इस्लामी ममालिक की अहम बैठक हुई है। नज़ीर लगारी साहब, गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा तो कर दिया गया है, बात मुतालबात से आगे अमली इक़दाम तक क्यों नहीं बढ़ रही? बात यह है कि जिनके पास ताकत है, जिनके पास दौलत है, जिनके पास जो दुनिया को कंट्रोल करने की बात करते हैं, जो वर्ल्ड ऑर्डर अपना चलाते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ये मसला हल हो। और इस मसले के पीछे बहुत सी उनकी इकनॉमी चल रही है, लेकिन दुनिया की इकनॉमी इस तरह से चल रही है, वो खौफ से चलाते हैं, वो ये जंगों से चलाते हैं, वो इन जंगों में अमवात से चलाते हैं, लाशों से चलाते हैं। ये उनकी इकनॉमी है, मगरिब की इकनॉमी ये रही है। और जॉर्ज बुश से जब कहा गया कि आपने बड़ा अच्छा किया था कि दूसरी जंग अजीम के बाद आप लोगों ने जो है वो एक मार्शल प्लान दिया था, उसने कहा गलत बात है, वो मार्शल प्लान हमारा काम नहीं था, ये डेमोक्रेट्स का काम था। हम लोग जंगों की मैशत चलाते हैं, हम जंगों की मैशत चलाते हैं और वही हमारी इकनॉमी है। जहाँ इकनॉमी हो लोगों की, जंगों की मैशत, जहाँ इंसानी लाशें जो है वो उनकी इकनॉमी का हिस्सा, तो फिर वो क्या होगा? यही कुछ होगा जो हो रहा है गजा के अंदर। इंसानी लाशें लोगों की इकनॉमी बनी हुई हैं और इस इकनॉमी पर वो दिखाते हैं कि जनाब हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो आन की आन में लाशें ही लाशें बना देते हैं। लाइए ये हथियार लीजिए और हमसे ले लीजिए, इंसानों को मारिए और कत्ल कीजिए। ये होता है। ठीक है अमीर अब्बास साहब, आपको लगता है कि बात मुतालबात से आगे बढ़कर अमली इक़दाम तक भी जाएगी? हाँ, मुझे तो अगर आप इजाजत दें तो मैं साहिर लुधियानवी की एक बड़ी खूबसूरत नज़म है ए शरीफ इंसानों, वो जंगों के बारे में वो कहते हैं कि खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग मशरिक पे हो के मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर, बम घरों पर गिरे के सरहद पर, रूह तामीर जख्म खाती है, खेत अपने जले के औरों के, जीज फाकों से तिल मिलाती है, टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है, फतह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर। अगर ये समझ आ सके दुनिया को तो मेरा ख्याल है शायद यही काफी है। सही। रजी साहब, 5000 बच्चों समेत 3500 खवातीन, 13,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी अब तक शहीद हो चुके हैं। आपको लगता है कि मुतालबात से, मजम्मत से बात आगे बढ़ेगी, अमले इक़दाम तक जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि आज अक़वाम मुत्तहिदा ने बड़ी ढिठाई और बेशर्मी से बच्चों का आलमी दिन मनाया है और इस आलमी दिन के मौके के ऊपर उस जेनोसाइड का जिक्र नहीं किया, उस हॉलोकॉस्ट का जिक्र नहीं किया जो कि गजा में इस वक्त जारी है। ठीक है, और वो फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ को ये कहना पड़ा कि आज बच्चों के दिन के ऊपर बच्चों का जेनोसाइड है। अमीर अब्बास साहब ने शेर पढ़ा है तो मैं भी शेर पढ़ूंगा। रात एक खुर्शीद को शहीद करे, सुबह एक नया सूरज तलाश लाती है। तो ये जो सूरज है ये आएगा, उम्मीद की किरण रखनी चाहिए। लेकिन एक बात की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, बड़े मुख्तसर वक्त के अंदर इस वक्त एक कैंपेन लॉन्च की गई है बड़े तसलसल के साथ कि पाकिस्तान इसराइल को 155 mm के गोले फराहम कर रहा है। ये खबर पिछले 1 साल से घुमाई जा रही थी कि हम यूक्रेन को गोले फराहम कर रहे हैं, अब उसका रुख जो है वो फ़लस्तीन की तरफ मोड़ दिया गया है। ये बिल्कुल वैसे है जब इंडिया के अंदर बीजेपी गोदी मीडिया जो है वो पूरी तरह इसराइल को सपोर्ट करने में बेनकाब हो गया, तो उन्होंने हमारी तरफ कीचड़ डालने की कोशिश की है कि हम तो ये भी कर रहे हैं। हालांकि क्लैरिफिकेशन हो गई है
कि वो जो भी बरतानिया का तैयारा आया था वो अफ़गान मुहाजिरीन को लेने आया था जो अफ़गानिस्तान वापस नहीं जाना चाह रहे, और ऐसे 26,000 पाकिस्तान के पास रजिस्टर्ड लोग हैं जो अमेरिका ने अमानतन यहाँ पे ठहराए थे कि हम इनको मुंतकिल कर देंगे, लेकिन 2 साल में उनको मुंतकिल नहीं किया। चलें, अब इसका आगाज़ हुआ है, कनाडा ने भी अपना हिस्सा लेना है, फिनलैंड ने इनकार कर दिया है, डेनमार्क स्वीडन वगैरह राज़ी हैं, तो जाना शुरू करें। अल्लाह ताला उनको नई जगहों के ऊपर आबाद करे। वैसे भी उन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है तो अपने पसंदीदा मुल्कों में जा बसें। सलमान आबिद साहब, देखिए बात यह है कि ये हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब अमन की बात करते हैं, जंग मुखालिफ बयानियाँ बनाते हैं, तनाज़ात का ख़ात्मा चाहते हैं, लेकिन जो दुनिया की ताकतें हैं जैसे नज़ीर बुखारी साहब ने कहा, उनके लिए तो अमीर अब्बास साहब जंग एक कारोबार है ना जी, और जंग के ज़रिए वो पूरी दुनिया में जो है ना वो पैसा कमाते हैं, और ये जो पूरा वॉर सेंट्रिक अप्रोच है वो मुनाफे में चलने वाला एक कारोबार है। और इस तरह से तनाज़ात को पैदा करना, उनको पालना, उनको पोसना, उसमें उसकी आबियारी करना, ये बड़ी ताकतों के खेल तो है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया का इस वक्त ये जो ख्यालात, सोच, फ़िक्र है, नज़रियात हैं, और जो बड़ी बड़ी किताबों में लिखे जाते हैं और बड़ी बड़ी तकरीरों में कहे जाते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में नज़र आते हैं और दीगर चार्टर में नज़र आते हैं, अब ये इनकी गुफ्तगू जो है ये किताबों में तो बहुत अच्छी लगती है, जो प्रैक्टिकल दुनिया है वो बहुत मुख्तलिफ है। जैसे अभी रज़ी साहब ने कहा कि जहाँ एक तरफ आप पूरी दुनिया में बच्चों का आलमी दिन मना रहे हैं और दूसरी तरफ जिस तरीके से उनको ख़त्म किया जा रहा है दुनिया में, अब वो मैंने फिर वही कहता हूँ कि मैं मज़हब की बुनियाद पर नहीं सोचता, मैं कहता हूँ कि इंसानियत की बुनियाद पर अगर आप सोचें तो आप ये देखिए कि बड़ी ताकतों का कितना मुजरिमाना किरदार है और कितना शर्मनाक किरदार है इस पूरी जंग के दौरान, और जिस तरीके से उन्होंने दोनों म्यारात और तजादात दिखाए हैं, ये पूरी दुनिया के लिए पैगाम है कि यहाँ लड़ाई जो है नजरियात से ज्यादा ताकत में और मजलूम के दरमियान जाके खड़ी हो गई है। मोहम्मद आदिल साहब, देखिए ये एक चीज़ तो तय है कि इसराइल का हाथ किसी ने नहीं रोकना, और जो ताकतें उसको रोक सकती हैं वो अपने अंदर एक पॉलिटिकल सूरत हाल का शिकार है। ख़ासकर अमेरिका में जो है बाइडेन जो है वो आइंदा इलेक्शन का सोचते हुए इसराइल का साथ दे रहे हैं। तो अगर कोई अब इसराइल को मज़ामत से रोक सकता है वो या इसराइल के अंदर जो एहतजाज है या अमेरिका के अंदर जो अवाम लाखों मुसलमान हैं जो और दूसरे गैर मुस्लिम भी जो एहतजाज कर रहे हैं, बाकी मुल्कों में जो एहतजाज है, उसी सूरत में जो है वो कुछ हो सकता है। जो मुस्लिम ममालिक हैं वो तो खामोशी के साथ बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। आप भी बात मुतालिबात से आगे अमली इक़दाम तक जाती नहीं देख रहे हैं। आखिर में मैं बस यही कहूँगी कि बच्चों के आलमी दिन पर गज़ा में बच्चों का हॉलोकॉस्ट इंसानियत के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।